चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे पब्लिक रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नलिटीज, जिसमें की बात करेंगे रेगुलेशन की। अब बच्चे बोल रहे भैया आपने पढ़ा तो दिया, पब्लिक रिस्पॉन्स तो आपने पढ़ा दिया, पिगुवियन टैक्स, पिगुवियन सब्सिडी। मेरे बच्चे थम जा। पिगुवियन टैक्स एंड पिगुवियन सब्सिडी मैंने पढ़ा दिया। वो दो तरीके थे पब्लिक रिस्पॉन्स में एक्सटर्नलिटीज को सॉल्व करने के। लेकिन आपकी बुक के अनुसार एक तरीका हमारे पास और है, दैट इज रेगुलेशन। रेगुलेशन के थ्रू भी एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। भैया क्या इंपॉर्टेंट है? बेटा पेपर में इसका क्वेश्चन तो बन चुका है, पेपर में इसके ऊपर सवाल तो आ चुका है। अब क्योंकि सवाल आ चुका है, क्वेश्चन बन चुका है, तो मैं तो बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बना है कि इसके ऊपर 5 नंबर में एक शॉर्ट नोट बना था, और वो क्वेश्चन ये था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन पॉलिसी फॉर पॉल्यूटर्स। पॉल्यूटर्स के ऊपर जो रेगुलेशन पॉलिसी है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो डायग्राम बना रहा हूं, पेपर में लिख के आ जाओ। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल, सरल, सुंदर, सोवर चीज है भाई साहब। पढ़ने में मजा आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। अगर पेपर में आ गया तो 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन वाली पॉलिसी क्या कहती है। तो मेरी बात सुनो, रेगुलेशन वाली पॉलिसी क्या कहती है जी? ये कहती है कि इस बार सिंगल फॉर्म नहीं है, इस बार मल्टीपल फॉर्म है। पिगुवियन सब्सिडी और पिगुवियन टैक्स वाले केस में हम ऐसा एज्यूम कर रहे थे कि एक सिंगल फॉर्म है, ब्रैट है, केवल ब्रैट की एक फॉर्म है, और वो ब्रैट की फॉर्म जो है वो कूड़ा कचरा कर रही है। अब यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि एक फॉर्म नहीं है, यहाँ पर 2 फॉर्म है। एक फॉर्म एक्स है और एक फॉर्म जेड है, और दोनों मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, और दोनों ही देश में कूड़ा कचरा, पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब उस प्रकार के केस में गवर्नमेंट किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, हमको वो जानना है। वैसे देखा जाए तो सिंगल वाले केस में, सिंगल फॉर्म वाले केस में रेगुलेट करना आसान होता है। मल्टीपल फॉर्म वाले केस में रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इनएफिशिएंसी सामने आती है कि जब फॉर्म बहुत सारी होती है तो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए बहुत सारी या मल्टीपल फॉर्म को रेगुलेट करना, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है, उनको जो है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो मुश्किल क्यों होता है, प्रॉब्लम क्या आती है? ठीक है, इनएफिशिएंसी अराइव हो जाती है। अब वो इनएफिशिएंसी अराइव क्यों होती है, आइए इस बारे में एक बार समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? तो यहां पे लिखा है अंडर रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंदर ईच पॉल्यूटर मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन बाय अ सर्टेन अमाउंट, कि जब सरकार ने रेगुलेशन लगा दिया कि आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो अब हर पॉल्यूटर को कुछ ना कुछ पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, और अगर नहीं कम करता तो उसे फेस करनी पड़ेगी लीगल सैंक्शन। इट मींस उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। फिर सरकार उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई लगा देगी। तो क्या होगा, या तो पॉल्यूटर अपना पॉल्यूशन कम कर दे, या फिर सरकार उसको पकड़े और बोले आजा बेटा, कोर्ट में आजा, जेल में आजा, आज उससे बात करेंगे, या फिर उसको लीगल सैंक्शन जो है कुछ फेस करनी पड़ेगी। आगे बोलता है इन सिंगल फर्म, जब फर्म केवल एक हो, इट इज इजी टू रेगुलेट, तो उसको रेगुलेट करना आसान होता है। बट रेगुलेशन इज लाइकली टू बी इनएफिशिएंट। वर्ड क्या आ गया? इनएफिशिएंट। सरकार के लिए इनएफिशिएंट हो जाता है रेगुलेट करना, सरकार के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कब? जब व्हेन देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स, जब फॉर्म्स क्या होती है, मल्टीपल होती है, एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से अलग होती है। पहली फॉर्म को दूसरी से कोई मतलब नहीं है, दूसरी को पहली से कोई मतलब नहीं है। जब फॉर्म अलग अलग होती है और मल्टीपल होती है, तो ऐसे केस में रेगुलेशन थोड़ा इनएफिशिएंटली काम करता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। अब यहां पर मान रहे हैं कि 2 फॉर्म है, एक फॉर्म है एक्स और एक फॉर्म है जेड, और दोनों के दोनों जो प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज करते हैं। एंड आप लोग जानते हो CO2 एक भारी गैस है, और भारी गैस होने के साथ साथ एक गर्म गैस है, और अगर वो गैस भारी है और गर्म है तो वो देश में, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। तो वही यहां बात बोली गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में जो है
बढ़ा हुआ होता है, देश में ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो करना क्या पड़ेगा, एक्स और जेड को बोलना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन कम करो। अपना प्रोडक्शन कम करोगे तो CO2 रिलीज कम होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कम होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आता हूं एक बार डायग्राम पे। ठीक है, क्योंकि यहां से हमारा डायग्राम आ रहा है, तो मैं एक बार डायग्राम समझाऊंगा, देन मैं आगे रीडिंग कराऊंगा। तो डायग्राम आप लोग सब बनाएंगे मेरे साथ। तो यहां पे दो फॉर्म है, एक फॉर्म है एक्स, एक फॉर्म है जेड। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने बनाया ये, अबे ये बच्चों मैंने बनाया मार्जिनल बेनिफिट कर्व। क्या बोला मैंने, मार्जिनल बेनिफिट कर्व एक फर्म का। बेटा मान लो मैंने बोला इसको MBX की, जो फर्म X है, ये क्या है, ये है फर्म X का मार्जिनल बेनिफिट। अब क्योंकि फर्म Z अलग है तो फर्म Z का मार्जिनल बेनिफिट अलग होगा। तो मान लीजिए दूसरा ये बनाया मैंने फर्म Z का मार्जिनल बेनिफिट। तो ये है फर्म X का बेनिफिट कि फर्म X को कितना बेनिफिट मिला, या फिर मैं इसको डिमांड कर्व बोल सकता हूं। ये है फर्म X का डिमांड कर्व, ये है फर्म Z का डिमांड कर्व। अब एक बात को सुनना बहुत ध्यान से, यहां पे मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं इन दोनों का बेनिफिट तो अलग अलग है, लेकिन दोनों की कॉस्ट सेम है, दोनों का कॉस्ट फंक्शन सेम है। कॉस्ट फंक्शन सेम होने का मतलब है कि जितनी कॉस्ट वस्तु बनाने की X को पड़ रही है, उतनी ही कॉस्ट वस्तु बनाने की Z को पड़ रही है। अब आप बोलोगे भैया अगर ऐसा है तो फिर इनके बेनिफिट अलग अलग क्यों हैं? बेटा बेनिफिट अलग इसलिए है कि क्या पता किसी के पास कस्टमर ज्यादा हो, किसी के पास कस्टमर कम हो, क्या पता किसी का प्राइस ज्यादा हो, किसी का प्राइस कम हो। फॉर एग्जांपल इस पेन को बनाने की कॉस्ट दोनों की सेम है, मान लो 5 रुपए का पेन दोनों का बन रहा है, लेकिन क्या पता कोई पेन बेच रहा है 5 का बना के 7 का, और क्या पता कोई पेन बेच रहा है 5 का बना के अपना 10 का। ठीक है, किसी के पास कस्टमर ज्यादा, किसी के पास कस्टमर कम। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि दोनों का जो वो बेनिफिट है वो अलग है, बट दोनों की कॉस्ट सेम है। तो यहां क्या बनाऊंगा मैं, कॉस्ट कर्व, या फिर कॉस्ट कर्व को क्या बोलूंगा मैं, सप्लाई कर्व। ठीक है, तो चलिए जी, ये हमारा गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और इसको मैंने बोला ऐसे, जो कॉस्ट X की आ रही है वही सेम कॉस्ट बच्चों Z की आ रही है। तो MCX इज इक्वल टू MCZ। इतनी बात समझ में आ गई जी? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्या आ गया जी, इसको नाम दिया मैंने पॉइंट A, और ये आ गया इक्विलिब्रियम किसका, दोनों का। देखो ना, ये X का डिमांड कर्व, X का सप्लाई कर्व, X का इक्विलिब्रियम, ऐसे ही Z का डिमांड कर्व, Z का सप्लाई कर्व, Z का इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, यहाँ पे आ गया दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इनके इक्विलिब्रियम को भी मैंने ड्रॉ कर दिया, और यही हमारा इक्विलिब्रियम X का है, तो मान लो मैंने बोल दिया X1। यही हमारा Z का है, तो इज इक्वल टू मान लो मैंने क्या बोल दिया, Z1। तो X1 इज इक्वल टू Z1, दोनों का इक्विलिब्रियम सेम है। अब मान लो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं ज्यादा, और वो ज्यादा प्रोडक्शन करना देश के लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है। इससे क्या हो रहा है, इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अब सरकार बोलेगी, अब सरकार इनको रेगुलेट करेगी, और रेगुलेट करते हुए बोलेगी कि भाई अब तुमको जो सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा, या सरकार को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हो, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उससे CO2 बढ़ रहा है, और वो CO2 देश के लिए, वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मान लो गवर्नमेंट जो है पेनल्टी या टैक्स मांगती है, जिससे क्या होगा, जिससे इनका मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। टैक्स के लगते ही इनकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जैसे ही इनकी कॉस्ट बढ़ेगी, जो इनका कर्व है वो कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए जो नया कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, ये बन गया नया कर्व। ठीक है,
इसमें मैंने बोला MCX, जो x का मार्जिनल कॉस्ट है MCX, उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो, और प्लस t, उसने टैक्स पे करा। इसी प्रकार MCZ, जो z की कॉस्ट आई वो, और प्लस t, z ने भी टैक्स पे करा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों के जो बीच का जो गैप ये आ गया, क्या आ गया, टैक्स आ गया, कि इनकी पहले कॉस्ट इतनी थी, अब दोनों फर्म को इंडिविजुअली अपना अपना टैक्स पे करना पड़ गया, तो दोनों की कॉस्ट एक साथ ऊपर बढ़ गई। दोनों ने सेम अमाउंट का टैक्स पे करा, तो दोनों का जो कॉस्ट कर्व है वो सेम लेवल से ऊपर बढ़ गया। ठीक है, यहां भी क्या आ गया, एक मिनट, यहां भी क्या आ गया, प्लस में टी टैक्स, यहां भी क्या, प्लस में टी टैक्स। इतनी बात समझ में आई। अब ये बन गया नया आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, या फिर मैं इसको बोलूंगा आपका नया सप्लाई कर्व। अब देखते हैं ये नया सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को कहां कट कर रहा है। तो जरा मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये है एक्स का डिमांड कर्व और ये है एक्स का सप्लाई कर्व, यहां पे कट किया। ठीक है, इसको मान लो बच्चों मैंने नाम दिया सी। तो आप जरा एक बार देखो बहुत ध्यान से, इसको मैं नीचे लेके आ गया। तो अब जो है एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है इतना, मान लो OX स्टार, ये हो रहा है एक्स का प्रोडक्शन। अब बात करूं जेड की, ये क्या है, जेड का डिमांड कर्व, ये क्या है, जेड का सप्लाई कर्व, और ये हो रहा है डिमांड कर्व सप्लाई कर्व। यहाँ पे इंट, इसको मान लो मैंने बोल दिया बी, और इसको नीचे लेके आऊंगा तो आप देखेंगे तो जेड का जो प्रोडक्शन वो केवल यहां तक हो रहा है। समझ में आ गया। और इसी चीज को तो बोला गया है इनएफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि जब दोनों का टैक्स सेम रेट से बढ़ा तो दोनों का प्रोडक्शन सेम रेट से कम क्यों नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो एक्स का प्रोडक्शन कम, एक्स का प्रोडक्शन पहले इतना था, अब इतना रह गया, तो एक्स में जो कमी आई वो थोड़ी सी आई, केवल इतनी। अगर एक्स में कमी देखे तो एक्स में कमी केवल इतनी आई, यहां से लेके यहां तक। लेकिन जेड में देखे तो जेड में कमी इतनी आई, यहां से लेके यहां तक। इसी चीज को बोला गया है इनएफिशिएंसी, कि जब मल्टीपल फर्म हो तो ऐसे केस में रेगुलेशन इनएफिशिएंसी को दर्शाती है। क्योंकि अगर टैक्स सेम अमाउंट से बढ़ा तो दोनों का जो रिडक्शन है वो भी सेम अमाउंट से कम होना चाहिए, लेकिन नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का मार्जिनल बेनिफिट अलग अलग था, और दोनों का क्योंकि बेनिफिट अलग अलग था तो फिर दोनों को लॉस भी अलग अलग तरीके से ही झेलना पड़ेगा। किसी का प्रोडक्शन होगा हल्का सा कम और किसी का प्रोडक्शन होगा बहुत ज्यादा कम, और इसी को बच्चों क्या बोला गया, इसी को इनएफिशिएंसी बोला गया है। और रेगुलेशन की एक यही प्रॉब्लम है कि रेगुलेशन जब मल्टीपल फर्म होती है और गवर्नमेंट वहां पे रेगुलेट करती है तो वहां पे इनएफिशिएंसी आ जाती है, वहां पे इनएफिशिएंसी को बढ़ावा मिलता है। होपफुली ये डायग्राम कैसे बना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप डायग्राम को नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर, क्या लिखा है एक बार उसको जो है पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है कि वही आउटपुट को एक्स एक्सिस पे और प्राइस को वाई एक्स पे शो कर रखा है। MBX क्या है, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एक्स, और MBZ क्या है, मार्जिनल बेनिफिट फॉर जेड। आगे बोलता है जो फर्म एक्स है और फर्म यहां पे जेड आएगा, जो फर्म एक्स है और फर्म जेड है हैव आइडेंटिकल या फिर सेम MPC, उनकी जो प्राइवेट कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम है, दोनों की कॉस्ट सेम आ रही है, एंड जो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है वो भी सेम है, X1 Z1 की दोनों का प्रॉफिट लेवल भी सेम है। X1 Z1, X का भी प्रॉफिट यहां तक हो रहा है और Z का भी प्रॉफिट यहां तक हो रहा है। ठीक है, आगे बोलता है सपोज द मार्जिनल डैमेज एट एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट इज ₹T। अब बेटा मान लो जो डैमेज हुआ वो ₹T का हुआ। ठीक है, कि जो भी नुकसान हुआ वो ₹T का, मान लो ₹10 मान लो, T मींस 10 मान लो ₹10 का नुकसान हुआ। तो अब क्या होगा, जो ₹10 का ये लोग लॉस कर रहे हैं, जो ₹10 का ये लोग जो है पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वो ₹10 अब इन्हीं से पेनल्टी के रूप में या फिर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट चार्ज करेगी। इन दोनों फर्म ने मिलके जितना भी डैमेज फैलाया, इन दोनों फर्म ने मिलके जितना भी डैमेज फैलाया वो ₹10 का डैमेज फैलाया, तो ₹10 का अब भरपाई इन्हीं से की जाएगी। तो आगे बोलता है इट मींस फर्म हैव टू पे
टी अमाउंट एज पेनल्टी और टैक्स। जितना भी इन लोगों ने डैमेज फैलाया उनको उतने ही अमाउंट का जो है पेनल्टी या टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब जब गवर्नमेंट इन पर पेनल्टी या टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, इनका जो एमपीसी कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और इंटरसेक्ट करेगा दोनों कर्व। ये जो एमपीसी ऊपर चला जाएगा और इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एक्स को और जेड को। कहां पे, एक तो करेगा आपको इंटरसेक्ट पॉइंट सी पे और एक पॉइंट बी पे। वही बोलता है कि इंटरसेक्ट करेगा कहां पे, बी पे और सी पे। आगे बोलता है फ्रॉम डायग्राम से इट इज ऑब्जर्व दैट, हमने देखा ड्यू टू दिस चेंज, ये जो भी चेंज आया, जो भी एमपीसी ऊपर गया, जो भी इनके पॉइंट्स में चेंज आया, पॉइंट सी पे और बी पे आ गया, जो भी चेंज आया हमने ऑब्जर्व किया, देयर इज ग्रेटर रिडक्शन इन आउटपुट जेड, कि जो जेड है, जेड के आउटपुट में नुकसान ज्यादा हुआ, जबकि जो एक्स है, एक्स को नुकसान थोड़ा कम हुआ। देखो ना, जेड को नुकसान यहां से लेके यहां तक इतना सारा हुआ, जबकि एक्स को नुकसान केवल यहां से लेके यहां तक केवल इतना ही हुआ। आगे बोलता है विच मीन्स, इसका मतलब है पॉल्यूटेंट एमिशन CO2 डू नॉट रिड्यूस इक्वली फॉर बोथ फॉर्म। इसका मतलब है जो पॉल्यूटेंट एमिशन है जो रिड्यूस हुआ, मतलब कहने का है जो भी दोनों की तरफ से पॉल्यूशन कम करवाया वो सेम लेवल। देखो यहां पे तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब जब x ने इतना प्रोडक्शन कम किया, इट मींस क्या, x इतना प्रोडक्शन अभी भी कर रहा है, इट मींस x अभी भी जो CO2 है वो फैला रहा है ज्यादा। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो न्यूमेरिकली, मान लो यहां पे 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब x का लेवल यहां पे आ गया, x 70 कर रहा है, z का तो और कम हो गया बेटा, मान लो z 40 कर रहा है, ठीक है। अब देखो तो अब 100 तो नहीं हो रहा, पहले दोनों मिलकर 100 का जो है, पहले दोनों जो मिलकर जो है पहले 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब x का प्रोडक्शन केवल 30 से कम हुआ, इट मींस क्या, x अभी भी 70 का प्रोडक्शन कर रहा है और z केवल 40 का प्रोडक्शन कर रहा है। तो बताओ अब इस वाले केस में पॉल्यूशन ज्यादा कौन फैला रहा है, x अभी भी CO2 या पॉल्यूशन ज्यादा फैला रहा है एज कंपेयर टू z, क्योंकि x 70 का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो 70 यूनिट के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन फैला रहा है, जबकि z का प्रोडक्शन तो और कम हो गया, इसलिए z के द्वारा फैलाने वाला पॉल्यूशन और कम हो गया, z केवल 40 यूनिट के बराबर पॉल्यूशन फैला रहा है। दोनों पहले 100 यूनिट के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन फैलाते थे, लेकिन अब x थोड़ा फैला रहा है ज्यादा 70 के अनुसार और z पॉल्यूशन थोड़ा फैला रहा है कम 40 के अनुसार, बिकॉज x का प्रोडक्शन ज्यादा है, z का प्रोडक्शन कम है। इसी को तो बोला गया इनएफिशिएंसी, कि एक तो उनका प्रोडक्शन सेम लेवल से नहीं घटा और दूसरा अब जो रिडक्शन था किसका, पॉल्यूशन का, वो भी सेम लेवल से नहीं हुआ, z के द्वारा पॉल्यूशन कम हो गया ज्यादा, कि z पॉल्यूशन बहुत ही कम कर रहा है, केवल 40 बना रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है पॉल्यूशन, लेकिन x पॉल्यूशन अभी भी थोड़ा z से ज्यादा कर रहा है, 70 के अकॉर्डिंग कर रहा है। इट मींस क्या, एफिशिएंटली वर्क नहीं किया इस रेगुलेशन पॉलिसी ने। तो वही बोलता है कि जो पॉल्यूटेंट एमिशन है वो दोनों ही फर्म से इक्वली रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां बोलता है हेंस रेगुलेशन दैट मेक्स इज कंपलसरी फॉर ऑल फर्म, कि रेगुलेशन जो क्या है हर फर्म के लिए कंपलसरी है टू कट बैक बाय इक्वल अमाउंट, कि आपको इक्वल अमाउंट से जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, लीड्स टू सम फर्म प्रोड्यूसिंग टू मच एंड अदर टू लिटिल। लेकिन इससे क्या होता है, इस रेगुलेशन से कुछ फर्म प्रोड्यूस कर रही है ज्यादा और कुछ फर्म प्रोड्यूस कर रही है कम। देखा जाए तो एक्स फर्म प्रोड्यूस कर रही है अब भी ज्यादा 70, जबकि जेड फर्म प्रोड्यूस कर रही है कम केवल 40, ठीक है। आगे बोलता है इस रेगुलेशन में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम बस ये है कि जब पॉल्यूटर्स ज्यादा होते हैं, जब फर्म्स क्या होती है ज्यादा होती है, तो इट बिकम एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट एंड इनफिजिबल टू रेगुलेट। तो सरकार के लिए इसको ठीक से रेगुलेट करवाना, ठीक से प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाना काफी मुश्किल और इनफिजिबल हो जाता है, क्योंकि जब फर्म बहुत सारी है तो अल्टीमेटली बहुत सारी फर्म वाले केस में गवर्नमेंट ठीक से इसको रेगुलेट कर नहीं पाती, ठीक है।
तो पेपर में ये भी जो है 5 नंबर का आपका शॉर्ट नोट आ जाता है। तो अगर आ जाए तो मैं चाहूंगा आप ये सब लिख के आए और जो डायग्राम है ये आप डायग्राम बना के आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है।